नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने सिम्स का किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने दिए निर्देश। शादी कार्यक्रम में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, 35 लोग हुए बीमार। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत, मनाया गया जश्न। और शक्ति स्थलों में नवरात्रि की तैयारी शुरू, पूरे 9 दिन रहेंगे विशेष। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सिम्स का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एमआरडी परिसर का निरीक्षण कर मरीज के परिजनों से रूबरू हुए। इस दौरान पर्ची काटने के लिए लगे मरीजों की लंबी लाइन को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। दौरान सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को आभा ऐप के प्रचार प्रसार के लिए हिदायत दी। वहीं एमआरडी प्रभारी को पर्ची कटाने वाले मरीजों के बीच स्टाफ तैनात करने कहा। वहीं जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अपने समक्ष मरीज और उनके परिजनों को आभा ऐप की जानकारी दिलवाई। उन्होंने सिम्स प्रबंधन को हिदायत दी कि एमआरडी में मरीज और उनके परिजनों की लंबी लाइन को कम करने के साथ आम जनता को आभा ऐप की उपयोगिता के लिए जागरूक करने कहा, ताकि मरीजों के इलाज प्रक्रिया में समय की बचत के साथ डिजिटल जानकारी उपलब्ध हो सके। क्योंकि यहाँ पे सिम्स में जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि पेशेंट्स काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लगातार सरकार की कोशिश है, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं और हम सब लोग लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि हम लोग सिम्स में और बेहतर फैसिलिटी कैसे दें। पंजीयन काउंटर पे हम लोग पहले भी आए थे, उसमें काफी लोग रहते हैं कि आभा ऐप का कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ताकि पंजीयन काउंटर्स पे बहुत कम समय उनको रुक करके प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत पड़े। आभा ऐप से न केवल वर्तमान में उनको इजी होगा, बल्कि आभा ऐप में डिटेल हिस्ट्री उनकी जो है वो भी दर्ज हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के सामने भी पेशेंट का सारा रिकॉर्ड जाता है कि पूर्व में इनको कौन सी दवाइयाँ दी गई थी, क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से और बेहतर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो पाता है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए सिम्स बिलासपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र को वर्ष 2024-25 में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जन औषधि केंद्र घोषित किया गया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर संजय अग्रवाल की मौजूदगी में प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल आईएएस थे। अध्यक्षता सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने की। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएल गोयल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गरेवाल तथा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लखन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कलेक्टर अग्रवाल ने जन औषधि केंद्र की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे लोगों का उपचार खर्च कम हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने केंद्र के संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार जनसेवा की भावना से कार्य करते रहने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम का संचालन और आभार ज्ञापन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना ने किया। ये सिम्स में स्थापित हमारा जन औषधि केंद्र जो है इस साल का सर्वश्रेष्ठ जन औषधि केंद्र डिक्लेयर हुआ है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस बिलासपुर, उनके सारे मेंबर्स को मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये सिम्स में है। सिम्स के डॉक्टर्स, सिम्स में एमएस साहब, बिन साहब और पूरे डॉक्टर्स को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों पे उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखना चालू किया और उसके आधार पे यहाँ पे जो है जन औषधि केंद्र में अधिक सेल हुआ। जन औषधि केंद्र में अधिक सेल होने का जो मतलब है वो ये है, इससे हमारे जो लोग आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में, वो नॉर्मली बहुत से लोग उसमें ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। यद्यपि सरकार की तरफ से इन हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है। तथापि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बाहर से परचेज करने की जरूरत होती है, तो हमारे सिम्स के डॉक्टर ज्यादातर दवाई, ऐसी दवाइयाँ जो जन औषधि केंद्र में है वो लिखते हैं। तो ये करीब 10 से 15% में ही ये दवाइयाँ, अगर बाहर में कोई दवाई 300 रुपए की है
तो ये 28, 30, 35 रुपए के आसपास में दवाइयाँ मिलती हैं। तो इससे हमारे जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके जो जेब पे बहुत कम भार पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बिलासपुर जिले के जन औषधि केंद्र में, सिम्स में स्थापित जन औषधि केंद्र को सर्वश्रेष्ठ जन औषधि केंद्र का पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस ने जब जन औषधि शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। डॉक्टर्स फॉर्मूले में दवाइयाँ नहीं लिखते थे। लोगों को क्योंकि दाम कम था इसलिए भरोसा नहीं था दवाइयों पे। एक-एक स्ट्रिप 2-2 रुपए की है मात्र, उसको बेचने में हम लोगों को बड़ी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धीरे-धीरे लोगों को भरोसा होता गया। प्रधानमंत्री ने जब इसको अपने हाथों में लिया और वहाँ से जब प्रचार-प्रसार शुरू हुआ तो धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ पाए इसमें। उसके पश्चात फिर सिम्स में जब डॉक्टरों से हमने बात करना शुरू किया, पर्सनली एक-एक डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे बात करते थे, तब उन लोग फ़ॉर्मूले में दवाई लिखते थे। जब वो बोलते थे पेशेंट को कि नहीं वहाँ की दवाइयाँ सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं, तब जाके धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं। आज निश्चित रूप से हम लोग सर्वश्रेष्ठ जन औषधि हैं, 2 साल हो गए हम लोगों को जन औषधि को सर्वश्रेष्ठ करते हुए। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, चुनौतियाँ अभी भी हैं और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि पुरस्कार मिले चाहे ना मिले, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम जन औषधि की दवाई दे पाएँ उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कलेक्टर साहब की भी यही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से दवाई खरीदने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका पैसा बचे। उपलब्धता को लेकर भी कुछ चर्चा है। हाँ, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कलेक्टर महोदय का यही कहना था कि जितनी मैक्सिमम दवाइयाँ हैं, अगर वो किसी छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे स्टोर में है, तो वो दवाई आपके स्टोर में भी होना चाहिए। तो क्यों नहीं है वो दवाई, इसके लिए हम लोग एक टीम बना के बैठेंगे। रायपुर भी हम लोग जाएँगे जहाँ से दवाइयों की सप्लाई है और फिर वहाँ पर हम लोग देखने के बाद क्या बेस्ट पॉसिबल स्थिति हो सकती है, कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन के हिसाब से उसको हम लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समुदा गांव में कथित तौर पर खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि दुर्ग जिले के समुदा गांव में एक फार्म हाउस के अंदर करीब 10 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि यह खेती भाजपा से जुड़े नेता विनायक ताम्रकार के संरक्षण में कराई जा रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विनायक ताम्रकार भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भी पार्टी के एक प्रकल्प में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना सत्ता के संरक्षण के इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती संभव नहीं है। पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद जुआ, सट्टा, शराब तस्करी और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो यह साफ हो जाएगा कि नशे के कारोबार को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री से इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की है। लगभग वहाँ पर उनका 150 एकड़ उसकी जमीन है। वो बीच में बहुत ही चतुराई से बीच में खेती करता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण था, इस बात का दावा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बताइए कोई खेती करता है तो उसमें काम करने वाले भी लोग होते हैं, उन लोगों की आवाज कैसे इतने दिन तक दबी हुई? 20 एकड़ में खेती करने के लिए कम से कम 40-50 मजदूर चाहिए आपको, लगाने से लेकर के निकालने तक। उस पूरे 20 एकड़ में खेती में जो 40-50 लोग काम कर रहे थे, उनको ब्लैकमेल करके, उनको दबा के, उनको ज्यादा पैसा दे करके काम कराया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अपराध कब तक छुपेगा? अपराध कभी तो उजागर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बंगाल से, गुजरात से और पंजाब से भी ज्यादा नशा करने वाले युवाओं की संख्या वाले प्रदेश के निवासी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज नाबालिग सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में है और उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व के सबसे अच्छे लोग बताते हैं, उनके नेता अगर अफीम की खेती कर रहे हैं तो इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। से मांग करती है कि जो इन्हें संरक्षण दे रहे थे, जो नेता, जो अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए और अपराध और नशा मुक्त प्रदेश होना चाहिए। जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अपराध बढ़े हैं, नशे का कारोबार बढ़ा है, लोग नशे में लिप्त हो रहे हैं, हजारों लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यह नशा चल रहा है, बिक रहा है। इसका सीधा सीधा ये है
कि भारतीय जनता पार्टी नशे के सौदागरों को संरक्षण दे रही है और उनसे पैसा कमाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के युवाओं को नशे के गिरफ्त में ढकेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए और ये संरक्षण बंद होना चाहिए। प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहिए, न कि उड़ता पंजाब के टाइप उड़ता छत्तीसगढ़ बनाना चाहिए। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों के उपचार और पुनर्वास की दिशा में पहल जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को मंगला स्थित बिलासपुर हॉस्पिटल पहुंचकर शल्य चिकित्सा कराए गए बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को आवश्यक सहायता, उपकरण और उपहार प्रदान करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अभिभावकों को उपचार के बाद बच्चों की नियमित देखरेख और थेरेपी पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में विकासखंड और जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं आकलन शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में चिकित्सकों ने 13 दिव्यांग बच्चों को शल्य चिकित्सा के लिए चिन्हांकित किया। कलेक्टर ने निर्देश पर आयुष्मान योजना के तहत उपचार प्रक्रिया शुरू की गई। मंगला स्थित बिलासपुर हॉस्पिटल में अब तक 3 बच्चों पिया मात्रे, तखतपुर, संध्या साहू कोटा और प्रतीश कुमार बिल्हा की सफल सर्जरी की जा चुकी है। कलेक्टर ने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और फिजियोथेरेपिस्ट को निर्देश दिए कि बच्चों को नियमित थेरेपी उपलब्ध कराई जाए और समय समय पर उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। उन्होंने अन्य जरूरतमंद बच्चों का चिन्हांकन कर उपचार सुनिश्चित करने और स्कूलों में स्वास्थ्य व विकलांगता संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के थेरेपी सेंटर का भी अवलोकन किया। दुर्ग जिले में भाजपा से जुड़े एक नेता के खेत में करीब 10 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती के कथित मामले ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी मामले पर जब हमारी टीम ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव से बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेलने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। विधायक ने बताया कि सोमवार 9 मार्च को विधानसभा में इस मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस पर कड़ी बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके। जिले के पचपेड़ी तहसील अंतर्गत ग्राम मुकुंदपुर में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की आशंका से करीब 35 से 40 लोग बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने पर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मुकुंदपुर निवासी मंगलू राम पैकरा के यहाँ 7 मार्च को शादी समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और रिश्तेदारों को दोपहर का भोजन कराया गया। परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने दोपहर में बचा हुआ भोजन रात में भी खाया। रविवार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच शादी में शामिल लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम दोपहर करीब 1 बजे मौके पर पहुंची और बीमार लोगों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर मरीजों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी लाया गया, जहां वर्तमान में 26 मरीज भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं 9 मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में भर्ती किया गया है, जबकि 1 मरीज निजी अस्पताल में उपचार ले रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में स्वास्थ्य टीम की तैनाती और रात्रिकालीन निगरानी के निर्देश भी दिए। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है और गांव में स्थिति सामान्य है। 7 तारीख को मुकुंदपुर पे शादी का समारोह था, जिसमें लोगों ने भोजन सुबह जितने मेहमान आए थे सबने भोजन किया था, पर जो घर के 30-35 लोग थे जिन्होंने वही बासा खाना रात्रि को खा लिया, जिसके कारण उनका सुबह से तबीयत खराब होना शुरू हुआ।
जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैंने वहाँ पे टीम लगाई और जितने प्रभावित लोग थे उनको मैंने 108 और सरपंच के थ्रू मस्तूरी अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे उनका उपचार किया गया। और अभी कल रात में भी मैं वहाँ गई थी और आज सुबह भी होके आई हूँ। अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल है, गांव में भी कोई पेशेंट नहीं है और अस्पताल में भी शाम तक हो सकता है अधिक कितने लोग प्रभावित हुए? उसमें करीब 26 लोग थे, जिसमें मैंने सुना है कि 9 लोग पामगढ़ भी गए हैं और 26 लोग थे जिसमें करीब 13 बच्चे हैं। तो अभी सभी कंट्रोल में है। क्या उपचार चल रहा है। क्या जानकारी में क्या आया है? जानकारी में यही आया है कि गर्मी के समय में जो भोजन लोग करते हैं तो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो खराब हो गया है तो ना करें और कम से कम तुरंत का फ्रेश भोजन उन लोगों को करना चाहिए कहीं भी जाएं, और पानी भी उबाल के अभी पीना चाहिए। लोगों से मेरा यही कहना है कि कोई भी बड़े समारोह में जाते हैं तो ध्यान रखें अपने खाने का कि वो सही खाना खाएं। लेते हैं ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड पर दबदबा बनाए रखा और जीत अपने नाम कर ली। भारत की इस जीत से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भी इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने मिला। मैच शुरू होने से पहले ही शहर के कई चौक चौराहों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रोजेक्टर और बड़ी LED स्क्रीन लगवाई गई थी ताकि लोग सामूहिक रूप से मैच का आनंद ले सके। बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी इन स्थानों पर एकत्र होकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस महत्वपूर्ण मुकाबले को देख रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया। भारतीय टीम के हर चौके छक्के और विकेट पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई और भारत माता के जयकारे लगाए। मैच के अंतिम क्षणों में जब भारत की जीत लगभग तय हो गई तो दर्शकों के बीच उत्साह चरम पर पहुंच गया।
भारत की जीत के साथ ही बिलासपुर में भी जश्न का माहौल बन गया। कई जगह युवाओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए देश का गौरव बढ़ाया है और आगे भी टीम से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। व्यापार विहार स्थित छोटी पार्किंग के पास शनिवार रात अनाज व्यापारी की कार से 8 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया गया। उठाई गिरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर तारबार पुलिस और एसएसयू की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह के मुताबिक अजय अग्रवाल की व्यापार विहार छोटी पार्किंग के पास अनाज की दुकान है। शनिवार रात करीब 8:30 बजे वे अपने बेटे और कर्मचारियों के साथ दुकान बंद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 8 लाख रुपए से भरा बैग अपनी कार पर रख दिया और शटर में ताला लगाने लगे। इसी बीच एक युवक वहां पहुंचा और व्यापारी व उनके बेटे का ध्यान दूसरी ओर होने का फायदा उठाते हुए कार से रुपयों से भरा बैग निकालकर फरार हो गया। घटना के बाद जब व्यापारी कार के पास पहुंचे तब उन्हें बैग गायब होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तारबार पुलिस और एसएसयू की टीम मौके पर पहुंच गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी रजनीश सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को जल्द आरोपी की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और फुटेज के आधार पर युवक की तलाश जारी है। इस मामले में सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि ये घटना दुकान का शटर बंद करने के दौरान हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि व्यापारी के बैग में चांदी के सिक्के समेत बैग में नगद रकम थी, जिसे अज्ञात आरोपी ने पार कर दिया। इसमें जो प्रार्थी है वो अपने दुकान को हर रोज की तरह बंद कर रहा था। ये व्यापार विहार की घटना है। हर रोज की तरह बंद कर रहा था। लगभग 8:15 बजे रात को जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़का जो है कैप लगा करके आता है और उसकी कार में, क्योंकि कार अनलॉक था, कार की डोर को खोलता है और वहाँ पे बैग रखा हुआ था, उसको वो उठा के ले जाता है। उसमें उस व्यापारी का लगभग 8 लाख का जो माल है वो उसमें था। 8 लाख पैसे थे उसमें, चल रहा है। इसमें विवेचना जारी है। हर तरफ की से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस सब पे काम कर रहे हैं। जल्दी पकड़े भी जाएंगे। उसमें कुछ चांदी के सिक्के भी थे। डिटेल हम लोग प्रेस रिलीज में डाल देंगे। बिलासपुर के नेहरू नगर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें रविवार 8 मार्च को किराए के मकान में पति ने पत्नी का सिर बाथरूम में पटककर हत्या कर दी और वह मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर निवासी पुष्पलता यादव और उसके पति युवराज यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। इस दौरान युवराज ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। युवराज यादव मूलतः मोहन भाटा कोटा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले मकान मालकिन घर खाली करने की बात कहने आई थी। इसी मुद्दे को लेकर युवराज ने शराब के नशे में पुष्पलता से गाली गलौज और झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर उसने पत्नी को घर के अंदर ले जाकर बाथरूम के पास उसका सिर जमीन पर पटक दिया। इससे पुष्पलता के सिर पर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी 27 खोली की तरफ देखा गया है। विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल मौके पर दबिश दी गई और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां नेहरू नगर में एक कल हत्या की घटना हुई थी। इसमें एक आरोपी पति के द्वारा अपनी पत्नी को किसी विवाद को लेकर और उसके मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से आरोपी पति है जो फरार था, जिस पर पुलिस ने लगातार इसके पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। और कल शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 27 खोली के आसपास उसको देखा गया है। पुलिस की टीमों ने घेराबंदी की और उसको पुलिस ने पकड़ा है। पकड़कर कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसे न्यायिक रिमांड पर भेजेगी और उससे विस्तृत पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य गवाह भी हैं इस घटना से संबंधित, जैसे उसके बच्चे और आसपास के पड़ोसी, उनका भी पुलिस कथन लेखबद्ध की है और उसमें सभी साक्ष्यों को संकलित कर विवेचना की जा रही है।
घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण इकाई के नेतृत्व में नेहरू चौक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी फैसले के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इसे आम जनता पर आर्थिक बोझ बताया। कांग्रेस का कहना है कि रसोई गैस हर घर की जरूरत है और लगातार बढ़ती कीमतों से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व विधायक शैलेश पांडे समेत शहर और ग्रामीण कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों को महंगाई बढ़ाने वाला बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात रहा। पुलिस की मौजूदगी के कारण उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो पार्टी आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और जनता की आवाज को सड़कों से लेकर सदन तक मजबूती से उठाती रहेगी। वासंतिक नवरात्र को लेकर जिले भर में काफी उत्साह व भक्ति का माहौल है। वहीं दूसरी ओर नवरात्र को लेकर शहर सहित ग्रामीण इलाकों के चौथी दुर्गा मंदिरों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में नयाधानी से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सूठी में विराजित पर्वत वासिनी बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जहां भक्तों के लिए मंदिर प्रांगण में उचित व्यवस्था करने मंदिर समिति ने उचित प्रयास शुरू कर दिए। वहीं इस नवरात्रि में मंदिर परिसर में संस्कृति मंच की औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के द्वारा संस्कृति मंच निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, जिसे ग्राम वासियों की सहायता से पूर्ण कर लिया गया। जहां 19 मार्च से आयोजित महापुराण कथा का योजना 3 से 7 बजे तक किया जाएगा, जिसे लेकर सूठी के ग्रामवासी खासे उत्साहित है। इस दौरान समिति के संस्थापक रामेश्वर जायसवाल ने मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बगलामुखी मां मन्नादाई स्वयं प्रकट्य देवी है, जो आज से लगभग 400 साल पूर्व गांव के घाम धुरवा बैगा नामक गोड़ आदिवासी को मां मन्नादाई ने स्वयं स्वप्न में आकर कहा था कि मैं सूठी के ठडड़ा पहाड़ की गुफा में विराजमान हूँ। बैगा ने दूसरे दिन सुबह गांव के जमींदार को रात के सपने वाली बात बताई। मां मन्नादाई को आदरपूर्व गांव में लाने जमींदार ने स्वयं बैलगाड़ी लेकर गए। पहाड़ स्थित गुफा पहुंचे और माता की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखना चाहा, तब गाड़ी टूट गई। फिर दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, वह भी टूट गई। एक एक करके 12 बैलगाड़ियां टूट गई। रात होने पर दामाद धुरवा बैगा के स्वप्न में मन्नादाई फिर आई और कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मुझे ले जाना होगा। बैगा से ऐसा ही किया और पहाड़ की गुफा से कंधों में उठाकर बस्ती के करीब लाया। आज तक उनकी मूर्ति विराजित है, जिनकी असीम कृपा से आज भी अंचल के श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। बिलासपुर जिले के अंतिम छोर में सीपत तहसील के अंतर्गत ग्राम सोठी स्थित है। यहाँ पर आदिकालीन बगलामुखी माँ मन्नादाई का विशाल एवं भव्य मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा स्थापना, जवारा एवं अन्य विविध कार्यक्रम होते हैं। विगत वर्ष केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय तोखन साहू जी ने अपने सोठी प्रवास के दौरान सांस्कृतिक मंच के लिए 5 लाख रुपया प्रदान किया था। ग्रामवासियों के अथक सहयोग से वह नवनिर्मित मंच तैयार हो गया है और इस वर्ष ग्रामवासियों ने मंच का लोकार्पण सार्वजनिक देवी भागवत महापुराण आयोजन के द्वारा करने का निर्णय लिया है। चैत्र नवरात्रि में दिनांक 19 से 27 मार्च के बीच में भव्य संगीतमय देवी भागवत का आयोजन होगा और इस अवसर पर माननीय
मंत्री जी को यहाँ पर पुनः आमंत्रित कर नवनिर्मित मंच के लोकार्पण की भी योजना है। अभी वर्तमान में समस्त ग्रामवासी स्वस्फूर्त भाव से उत्साहपूर्ण वातावरण में साफ सफाई एवं मंच सज्जा निर्माण इत्यादि के कार्य के लिए स्वैच्छिक श्रमदान कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। और अब एक खास खबर।